हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी सीरीज में। जैसा कि आप देख रहे हो, भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है भारतीय संविधान की, जैसे कि संसदात्मक और संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसको हमने आपको समझाया था और बहुत ही सादा और सरल लहजे में आपको समझाने का प्रयास किया था कि आखिर जो संसदात्मक और जो संघीय ढांचा है भारतीय संविधान का, उसका स्वरूप क्या है और उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका अभी हमारे छूटे हुए हैं, इनको हम लेके चलेंगे। तो आज हम देखेंगे कार्यपालिका, जो भारतीय संविधान का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, या हम कहें कि जो हमारी जो सरकार है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार का जो अंग होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं ना। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला अंग होता है उसका कार्यपालिका, उसके बाद संसद और न्यायपालिका। तो आज हम देखेंगे पहला जो अंग है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंतर्गत जो कौन सा एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसे अभी हम देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ देखिए, जो पहला अंग होता है वो है कार्यपालिका। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में कितने पद होते हैं, या कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, कितने महत्वपूर्ण अंग होते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। तो बेसिकली कार्यपालिका जो होती है हमारी, वो 4 व्यक्तियों से या 4 इसके अंग होते हैं कार्यपालिका के। कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला जो अंग होता है वो है राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका उपराष्ट्रपति, और तीसरा आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, है ना। तो हम यहाँ मंत्री परिषद को लेकर चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो मंत्री परिषद का हेड होता है, तो वो बेसिकली मंत्री परिषद का ही अंग होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद। और चौथा अंग होता है उसे हम बोलते हैं महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में आप जानते होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो बेसिकली ये कार्यपालिका के 4 अंग होते हैं। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या व्यवस्था होती है, और राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्णता जो होती है, इम्पोर्टेंस होती है, वो क्या होती है। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रपति बेसिकली है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें राष्ट्रपति से कोई ना कोई प्रश्न आता है। आपका कैसा भी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रपति से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए होता है बेसिकली, अगर हम इसकी संविधान में इसका जो कहाँ वर्णन है, तो वो देखिए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को समर्पित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारतीय गणराज्य का एक राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद किस भाग में, संविधान के किस भाग में, तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, जब हम गणतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, जब मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको मैं बता रहा था, प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको उसमें जो प्रस्तावना के जो 4-5 जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ थी उनको मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको बताई थी कि भारतीय क्या है, गणतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की साथ साथ गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतंत्र का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का तात्पर्य होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई जो है सरकार का जो हेड है, सरकार का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, वो वंशानुगत न होकर जो है लोगों द्वारा चुना गया हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसका निर्वाचन हुआ हो। तो जब राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, क्योंकि भारत एक गणराज्य है, भारत में जो व्यवस्था है वो गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, बाकायदा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जैसे अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन लोकतंत्र है ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश नहीं है, वो एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख है, जो राजा है, जिसे वो किंग बोलते हैं, वो वंशानुगत है। लेकिन भारत जो है लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है ना, गणतांत्रिक व्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका बाकायदा चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसका निर्वाचन होता है, और कोई भी व्यक्ति जो है भारत का जो नागरिक है वो एक पर्टिकुलर शर्तों को पूरा करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी भारतीय नागरिक। ठीक है,
तो यहाँ जो राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्णता होती है वो आप समझिए। देखो, जो राष्ट्रपति होता है बेसिकली वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा यहाँ देखिए आप, जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी जितनी भी सेना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो आप कह सकते हैं मुख्य सेनापति, ठीक है। मुख्य सेनापति की भूमिका राष्ट्रपति भी अदा करता है, और उसके साथ ही राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है ना। अगर हम सभी नागरिकों की तुलना करें, जैसे हम सब क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, अगर राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक है, लेकिन वो पहली श्रेणी में आता है। जब नागरिकों की जो गिनती होगी तो राष्ट्रपति को हम प्रथम प्रायोरिटी पे रखेंगे, है ना। तो भारत का जो प्रथम नागरिक, ठीक है। यहाँ देखो, जब कार्यपालिका की हम बात करते हैं कि संवैधानिक प्रमुख, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि भारत में एक संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? संसदात्मक व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि इसमें दो तरह के प्रमुख होते हैं, सरकार के दो तरह के जो है हेड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। तो वास्तविक प्रमुख के रूप में तो हमारा प्रधानमंत्री काम करते ही हैं, लेकिन जब संवैधानिक प्रमुख की बात आती है, जब जो है संवैधानिक प्रमुख की बात आती है तो उसमें जो है राष्ट्रपति को हम सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, और राष्ट्र का भी प्रमुख होता है। जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो सरकार का प्रमुख होता है ना। तो आप ही मान के चलिए, ये संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख का कहने का तात्पर्य होता है कि जितने भी सरकार के जो मंत्रालय हैं, सरकार जो भी काम करती है, कार्यपालिका जो भी कार्य करती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के अंडर में रहकर ही करती है। राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति की अनुमति, किसी भी निर्देश हो या कोई भी निर्णय हो, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक वो जो निर्णय है, वो जो आदेश है, वो जो है वो आदेश नहीं माना जाएगा, वो कार्यात्मक रूप में नहीं आ सकता जब तक राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे, सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था है। जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई है वो क्यों की गई है, क्यों? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सरकार होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, कार्य वही करती है, मंत्रिपरिषद ही सारे काम करती है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं सलाह देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। मुख्य सेनापति का मतलब क्या है? मुख्य सेनापति का मतलब ये होता है कि एकदम सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। जो हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इनका कहीं ना कहीं हेड होता है मुख्य सेनापति। प्रथम नागरिक हमने देखा, ठीक है। तो आगे राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसा है, कैसे होता है? ये प्रश्न है कि क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप का मतलब डायरेक्ट जनता के माध्यम से, जैसे जो है हम विधायक को एमएलए चुनते हैं ना, उसी प्रकार होता है क्या? या अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है ना। तो यहाँ देखिए, जब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति नहीं बोलना चाहिए, यहाँ हम कह सकते हैं निर्वाचन है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है? यहाँ देखिए, निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का, वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। एक निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो किन के माध्यम से होता है? तो वो होता है निर्वाचक मंडल के माध्यम से, ठीक है। जैसे एक आनुपातिक
प्रतिनिधित्व वाली आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति जो एक प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ देखिए जो निर्वाचक मंडल होता है बेसिकली उसमें सम्मिलित कौन कौन होते हैं, तो यहाँ जो है दो तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, एक तो संसद के लोग सम्मिलित होते हैं और जो है विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित होते हैं निर्वाचक मंडल में। निर्वाचक मंडल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर तरीके से देखिएगा, भूलना मत। ठीक है, देखो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। अब आप यहाँ समझने का प्रयास करिए कि संसद के निर्वाचित सदस्य इसका मतलब क्या है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य इसका मतलब क्या है। देखो संसद के जो सदस्यों की बात करते हैं तो आपको बताया कि संसद में अभी हम आगे पढ़ेंगे, संसद में बेसिकली दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ एक होता है विधानसभा, ये विधानमंडलों की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा, और किसी किसी राज्य में जो है विधान परिषद भी होती है, विधान परिषद। ठीक है, देखो जब हम लोकसभा को देखेंगे तो आपको बताया कि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, 545 और 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 2 सदस्यों की क्या होती है, 2 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, विधान परिषद में 6 सदस्य मनोनीत होते हैं, विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको छोड़कर जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को वोट देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। यह ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होंगे। उसी प्रकार विधानमंडल के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होंगे। तो कौन सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अर्थात संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। आई समझ में, निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के में संसद के वो सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है जनता के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको जो है निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होगा, क्योंकि संसद के सभी सदस्य का मतलब जो सदस्य निर्वाचित हैं, विधानमंडल के जो सदस्य निर्वाचित हैं वो इसमें निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। अगर कभी प्रश्न आए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न जो है सम्मिलित नहीं होंगे, तो उसमें अगर ऑप्शन आया आपका कि जैसे मान के चलिए कि राज्यसभा के वो सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, तो वो आपको नहीं लगाना है। राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या अर्हताएँ होती हैं, यानी कि क्या क्या जो है उसकी शर्तें होती हैं, वो आप देखिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो पहली शर्त होती है, कोई भी अगर व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए अगर वो निर्वाचन होना चाहता है, वो खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष जो है 35 वर्ष से ऊपर हो, 35 वर्ष से ऊपर हो, या तो 35 वर्ष का होना चाहिए या 35 से ऊपर होना चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक वो राष्ट्रपति की उसके लिए नहीं चल होगा। ठीक है, तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य
बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। जो भी योग्यता लोकसभा सदस्य के लिए होती है वो सारी की सारी योग्यता इसके अंतर्गत भी होनी चाहिए, ठीक है। और भारत का नागरिक हो, है ना। और चौथा आप कह सकते हैं किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये भी जो है ये होगी हमारी क्या, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता या शर्त है। उसी के साथ साथ आप यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जो है खड़ा होना चाहता है तो उसे 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 होने चाहिए अनुमोदक। होता क्या था मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में ये अभी लागू किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों को। जब शुरुआत में क्या था कि जिसको मर्जी हो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो होता क्या भैया, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या आप ये कहें कि अपनी सामाजिक स्थिति अच्छी करने के लिए कोई भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है, कोई भी साहब, है ना, चाहे वो योग्य है या नहीं, चाहे वो जो पद को संभालने लायक हो या नहीं हो, है ना, या वोट बैंक हो उसके पास है ना हो, चुनाव लड़ रहे हैं सब राष्ट्रपति का। कुछ नहीं तो पॉपुलैरिटी जो मिलेगी, जीते, अब उन्हें पता है कि हारेंगे, उन्हें पता है कि एक भी वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पता चलता कि चुनाव लड़ने वालों की जो संख्या होती थी वो बहुत हो जाती थी, 30-30, 40-40, 35-35, 20-20, 25-25, इतनी जो है संख्या हो जाती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहा, अब आप खुद सोचिए कि इतनी संख्या बढ़ेगी तो चुनाव कराने में भी दिक्कत आएगी, और फिर कुछ लोग तो वैसे ही लड़ रहे हैं। फिर व्यवस्था की गई कि आप भैया 50 प्रस्ताव कराइए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब आप जो है राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए, उम्मीदवारी के लिए आप पर्चा भर सकते हैं। अब 50 प्रस्तावक कौन से होंगे, वो 50 अनुमोदक। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो 50 प्रस्तावक और जो 50 अनुमोदक हैं वो ये जो निर्वाचक मंडल है उन्हीं के सदस्य होने चाहिए, या तो विधायक होने चाहिए या सांसद। तब आप जो है सांसदों का प्रावधान है, कितने सांसद होने चाहिए, तब जो है आप जो है राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे तभी वो खड़ा हो पाएगा, है। अब कोई टिच्चू मिच्चू यार वो खड़ा होना चाहता है और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास कहाँ से होंगे। किसी एक व्यक्ति की सांसद से पहुंच होती है, सांसद और विधायक थे तो वो अपने आप को तुरंत खान समझता है, लेकिन जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे तभी वो सीधी सी बात तभी खड़ा हो पाएगा, है ना। तो इसलिए व्यवस्था की गई, और व्यवस्था कोई गलत भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं, खड़ा होने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। बस आप ये शर्तें पूरी कर दीजिए, भारत का नागरिक हो जाइए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लीजिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं तो भैया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ले आइए। अब आप इतने बड़े राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतनी तो आपके अंदर, इतनी तो आपकी कहीं ना कहीं आपका बहुमत होना चाहिए ना, कि आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जुटा सकें। तो फिर आप देखिए कि अब जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे अब 2023 में होगा, है ना, अभी उससे पहले 2017 में हुआ था, तो उस समय कौन खड़े हुए थे, 2 लोग खड़े हुए थे बस, और आगे वाले समय में भी 2 ही खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक को जुटाना किसी की बस की बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो वही लोग यहाँ खड़े होते हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, है ना। निर्दलीय, तो अब निर्दलीय वाले जमाना गया, निर्दलीय नहीं खड़ा हो सकते, वो तो उस समय हो गए थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक जुटाना बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो अब तो वही लोग खड़े होंगे जैसा कि जो बड़ी बड़ी जो पार्टी हैं उनके समर्थक हों, है ना, पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थित हों, है ना, तभी वो खड़े हो पाएंगे। तो ये देख लीजिए 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक होने चाहिए हो गया। राष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है, आपकी अर्हता है, ठीक है। 2 बातें और देखिए आप। पहली बात, चुनाव से रिलेटेड अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आता है कि अप्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष, तो आप ध्यान रखिए अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और पद्धति कभी पूछे जाए तो आप ध्यान रखिए आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति, है ना। 2 बात ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है,
और दूसरी बात होती है आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। एक प्रक्रिया होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे इसमें आप मान के चलिए कि 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, ठीक है ना। तो पता चला कि जो सी व्यक्ति जो है वोटर है, सी व्यक्ति जो है निर्वाचक मंडल का सदस्य है, अगर ये वोट देगा तो यहाँ ये अपना प्रेफरेंस देगा कि जैसे पहली प्रायोरिटी में ए को है, फिर दूसरी जो है बी को है। यानी कि आप याद, जैसे अभी हम जो आम मतदाता होते हैं वोट देते हैं किसी को, ठीक है, विधायकी चुनाव में या सांसदीय में, तो कैसे वोट देते हैं, हमने अपना एक वोट दिया किसी व्यक्ति को और जो है वही जीत गया, ठीक है, मतलब वही, इसे एक ही वोट दे पाते हैं अपना, एक ही व्यक्ति को दे पाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम जो है कई सारी वोटें दे सकते हैं, और लेकिन उसमें प्रेफरेंस तय करना पड़ता है कि आप पहली प्रायोरिटी पे किसी रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो पद्धति है वो आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति है। जटिल पद्धति होती है थोड़ी सी, इसमें जो विधायक और जो सांसद होते हैं उनके वोटों का जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इससे आप, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी निर्वाचक मंडल आपने देखा था, तो निर्वाचक मंडल में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि निर्वाचक मंडल में देखो, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे भारत का राष्ट्रपति होता है, पूरे भारत का जो है वो कहीं ना कहीं प्रमुख होता है। तो उसमें सभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व दिया गया है उस निर्वाचक मंडल में। जैसे केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, संसद कर रही है आपकी। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, विधानमंडल कर रहा है। और राज्य भी 2 तरीके के होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और एक तो पूर्ण राज्य, एक अर्ध राज्य। तो पूर्ण राज्य में तो विधानसभाएं होती हैं अपनी अपनी, लेकिन जिन राज्यों के पास अपनी विधानसभाएं होती हैं, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी विधानसभाएं होती हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी विधानसभा नहीं होती, उसको इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे आप मान चलिए पुदुचेरी तो है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, आपकी दादर नागर हवेली हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, अभी लद्दाख जो बना है, तो इन प्रदेशों को आप, चंडीगढ़ हो गया, इनको आप निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं करेंगे। इनमें क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ की जो है विधानसभा नहीं है, और विधानसभा नहीं है इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो है निर्वाचित नहीं हुआ है, क्योंकि जो सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ है। और जो निर्वाचक मंडल है उसमें वही सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनका निर्वाचन हुआ हो, निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ दिल्ली विधानसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे, पुदुचेरी के सम्मिलित होंगे, और जो है अब जम्मू कश्मीर जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो है एक विधानसभा शासित प्रदेश होगा आगे चल के, तो उसके भी सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, वो क्या है, राष्ट्रपति की सब जो है हमने क्या देखा, नियुक्ति कैसे होती है, निर्वाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उसके बाद उसकी जो शपथ ग्रहण होती है वो शपथ कौन दिलाता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, शपथ दिलाने का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है ना। तो ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है वो हम देखते हैं राष्ट्रपति की, आइए देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है बेसिकली नॉर्मल रूप से हम देखें तो 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष तक कोई भी जो है राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति जो है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले भी वो जो है वो अपना त्यागपत्र जो है स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र जो है दे सकता है, यानी कि 5 वर्ष से पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो त्यागपत्र लेकिन देगा किसे, त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है या तो 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो अपने आप वो अपने पद से हट जाएगा, और लेकिन अगर नहीं होगा तो प्रभु अपना त्यागपत्र भी दे सकता है वो, लेकिन त्यागपत्र देगा किसे, उपराष्ट्रपति को। यहाँ ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, न कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्योंकि कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे
राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि यार तो फिर उसको जब वो अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति तो फिर मुख्य न्यायाधीश को देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपने पद से उसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने का जो आधार है वो क्या है? राष्ट्रपति को अपने पद और गोपनीयता से हटाने का जो आधार है वो होगा अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। महाभियोग क्या होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है ना, अभी हम यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। और जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तो उसके जो पद होता है उसके कार्यवाहक पद के रूप में जो है उपराष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है उसके पदभार की जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आज हम इतना ही